डॉक्टर महमूद अहमद का तमाम नाजरीन को जो बाकायदगी से मेरा प्रोग्राम देखते हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो स्किन के हवाले से है और स्किन की भी वो पुरानी डिजीज़ जिसे आम तौर पे जो है एक्जिमा के नाम से लोग कहते हैं और पुकारा जाता है। तो चूँकि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है और मौसम में जो है ह्यूमिडिटी बहुत कम हो चुकी है, तो इस सीज़न के अंदर एक्जिमा के जो मरीज़ होते हैं उनकी शिद्दत में, बीमारी की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है और साथ साथ में उनको इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और इन्फ्लेम भी हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक्जिमा के बारे में बताऊंगा कि एक्जिमा क्या है। एक्जिमा एक क्रोनिक स्किन की डिजीज़ है जिसमें स्किन जो है ड्राई हो जाती है, ईची हो जाती है, उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ उस पर सोजिश भी आ जाती है और बाद जगह पर जो है उसके ऊपर बम्पी और थोड़े थोड़े से उभार सा भी पैदा हो जाता है। तो इसको ख़ास तौर पे जो है ये यंगर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। और बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे जो है ये कान के पिछले हिस्से में हो जाती है और तकरीबन चलता रहता है 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीनों तक चलता रहता है अगर इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी ट्रीटमेंट नहीं ली जाए तो काफ़ी टाइम भी ले लेता है ये। तो ये तो मैंने मुख्तसर सा आपको इंट्रोडक्शन कराया था। तो इसके बारे में ये है कि इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है और जो कि अस्थमा के मरीज़ होते हैं, हाई फीवर के मरीज़ होते हैं या और इम्यूनोलॉजिकल उनको डिजीज़ है, तो अक्सर ये देखा गया है कि प्रैक्टिस के अंदर उनको एक्जिमा भी हो जाता है। अच्छा, एक्जिमा हो गया है, अब उसको ज़ाहिर सी बात है एक चैलेंजिंग है, एक किस्म की पुरानी बीमारी है, इसको एटोपिक डर्माटाइटिस भी कहते हैं। तो इसका मुकाबला भी करना है और साथ साथ लाइफ स्टाइल में भी चेंजिंग लेके आनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस बीमारी को पैदा कर देती है या इसमें इजाफा कर देती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम देखा जाए तो घर से आगाज़ करते हैं। चलें, घर में जो है डिटर्जेंट्स जितने भी हैं किचन के, मैक्स लिक्विड वगैरह है, सर्फ है और ख़ास तौर पे ऐसे साबुन जो कि कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं ये इसमें इजाफा कर देते हैं। फोम है ये इसमें इजाफा कर देते हैं। फ्रेगनेंस है, लिक्विड फॉर्म में है, वो इसमें इजाफा कर देते हैं। और कोई भी किसी भी तरह का केमिकल है या फ्रेगनेंस है, लिक्विड शेप में है, वो इसमें इजाफा कर देती है। या कोई चीज़ उस जगह पे कांटेक्ट में आ रही है, जैसे कि सपोज करें कि एक्जिमा अगर रिस्ट में है तो आप घड़ी पहन रहे हैं लेदर वाली, वो इसमें भी इजाफा कर सकती है। अगर पैर में लेदर का शूज़ पहन रहे हैं वो इससे कांटेक्ट में आ रहा है, वो इसमें इजाफा कर देता है। सिमिलरली इसी तरीके से देखा जाए तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर आप देखें तो ड्राई वेदर है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वो इसके अंदर इजाफा कर देती है। इसी के साथ साथ जो है घर में हम देखें तो पॉलीन है, डस्ट है और कारपेट की जो माइट्स होती हैं वो है और घर के पालतू जानवर हैं वो भी इस बीमारी के अंदर इजाफा कर देते हैं। तो ये ख़त्म नहीं होती, ठीक है, कोई कंटाजीनियस भी नहीं है कि एक से दूसरे को लग जाती है। हाँ, फैमिली हिस्ट्री ज़रूर है कि अगर आपकी फैमिली में कोई इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है, अस्थमा है, हाई फीवर है और कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसमें इबाम होता है और ये कि आगे चल के उम्र के किसी हिस्से में आप एक्जिमा का शिकार हो जाते हैं। तो इसको हम किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, कौन से फैक्टर हैं कि जो इसको इजाफा कर देते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और कौन से फैक्टर ऐसे हैं कि जो कि इस बीमारी की शिद्दत को कम किया जा सकता है। उसमें ये है कि आप ख़ास तौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर आप आ जाएं तो उसमें क्रीम आती है, ऑइंटमेंट आते हैं, लोशन आते हैं और फॉर्म्स आती है, जेल आती है। वो लगाने से काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है जो इसकी ईचिंग हो रही होती है इसके ऊपर।
और इसके ऊपर जो खुश्की आ रही होती है, इसके ऊपर रेडनेस और स्वेलिंग होती है, उसमें खातिर ख्वाह कमी भी आ जाती है और पेशेंट को जो डिस्कम्फर्टनेस हो रही होती है, उलझन महसूस हो रही होती है, उससे वो निजात हासिल कर लेता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी दवाई भी है, ऑइंटमेंट है, उसके अंदर जो है काल्सिनोरिन के अंदर काल्सिनोरिन इनहिबिटर में टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट आता है। वो आप इसको लगाएं, मुतासरा जगह पर लगाएं और जितने भी जो शुरू में मैंने चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए और इससे बचा जाए तो काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है और हो सकता है मुमकिन है कि ये ख़त्म भी हो जाए, लेकिन ये दोबारा कम बैक भी हो जाता है। इसमें ये है कि दोबारा कम बैक हो जाता है, फिर इसी तरीके से उस जगह पे मुतासरा जगह पे जैसे कि हाथ पे लगा लें या पैर में लगा लें। ख़ास तौर पे जो 70% इसका जो आगाज़ होता है वो एल्बो की फोल्ड से होता है, नी जॉइंट के यहाँ से होता है, स्कल्प पे होता है और फ्रंट ऑफ द हेड पे, यहाँ से ये बीमारी जो है आगाज़ होती है, इसकी नमूदार होती है, स्किन जो है वो ड्राइनेस हो जाती है, फिर उसके ऊपर क्या नाम है ड्राइनेस हो जाती है, इचिंग होती है, फिर उस पर वाइट से स्केली हो जाती है, फिर वहाँ पे हल्की नमूदार सोजिश भी आ जाती है, उसके साथ छोटे छोटे से दाने उभर जाते हैं, वहाँ से ऊजिंग भी हो रही होती है, कुछ चीज़ रस भी रहा होता है, उस पर क्रेकल्स भी आ जाते हैं। तो ये इसकी अलामात भी हैं, इब्तदाई अलामात भी हैं। तो इस तरीके से इसका साइज़ बढ़ता भी चला जाएगा अगर हम इससे बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और बर वक्त जो चीज़ें एक्जिमा में इजाफा करती हैं, फ्लेयर अप करती हैं, भड़काती हैं और उससे बचेंगे नहीं तो ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाती है और बाज़ औक़ात ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी हो जाता है। अगर इस पर वायरल इन्फेक्शन लग जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए और साथ साथ में फंगस लग जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी हो जाती है। तो उसमें फिर बहुत टाइम फ्रेम बहुत बढ़ जाता है, पेशेंट बहुत सफ़र करता है। कोशिश करनी चाहिए कि जिन पेशेंट को भी एक्जिमा के पेशेंट हैं या एक्जिमा में मुब्तला हैं तो बर वक्त वो ट्रीटमेंट लें और ऐसी चीज़ों से इज्तनाब बरतें जो कि इस चीज़ के अंदर बढ़ावा करती है, भड़काती है। वो मैं आपको आगे स्पीच में बता चुका हूँ और ट्रीटमेंट का आगाज़ फ़ौरन शुरू कर दें। आपको मैंने बताई है कि इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। अच्छा देखा जाता है कि एक्जिमा जो है वो हल्का है, बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, सरफेस कितना बड़ा है, तो उसके हिसाब से चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट तजवीज़ की जाती है और उससे बतदरीज उसमें कमी वाक़ई होती जाती है, मरीज़ की ईचिंग ख़त्म होती जाती है और साथ साथ में उसकी ड्राइनेस दूर होती जाती है, साथ साथ में उसकी जो स्वेलिंग है, रेडनेस है, उसमें कमी बेशी होती जाती है और पेशेंट अच्छा महसूस कर रहा होता है। तो इसमें कोई ख़ास तौर पे स्ट्रेस लेने का नहीं है, स्ट्रेस का भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है इस बीमारी से। स्ट्रेस होता है तो कार्टिसोल लेवल जो है वो ब्रेन से रिलीज़ होता है, ब्लड के अंदर आता है, तो कार्टिसोल जो है वो अंडर द स्ट्रेस बढ़ जाता है जिसकी वजह से एक्जिमा में भी बढ़ जाता है, शिद्दत इख्तियार कर जाता है, बहुत इचिंग होती है, मरीज़ जो है वो परेशान हो जाता है, खुजाता रहता है, बुरा लगता है, फिर खुजाने से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो इससे इज्तनाब करना चाहिए और साथ साथ में ये है कि स्ट्रेस नहीं लें, ट्रीटमेंट लें और फौरी तौर पे इससे निजात भी पाई जा सकती है, इसको कंट्रोलेबल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं होता है, एक लंबे टाइम फ्रेम तक ये ख़त्म हो जाता है लेकिन दोबारा कम बैक हो सकता है अगर इन चीज़ों से बचते रहेंगे जिनका मैंने आगे स्पीच में बताया है। तो मुमकिन है कि कई महीनों तक आपको ना हो और बाज़ दफ़ा होता है कि कई जल्दी ही नमूदार हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। आइंदा दोबारा फिर नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला पेश होंगे। जब तक के लिए डॉक्टर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।